Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss current affair with statistics. करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस हम करते हैं विद करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव वही होता है उसी आर्टिकल्स को उसी एडिटोरियल को टारगेट करते हैं जिसका लार्ज नंबर पे इम्पैक्ट होता है और हमारा यूपीसी सिविल सर्विसेज का एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अभी हम जो देखिए 2023 का मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें जीएस पेपर का जो हुआ है 1 2 3 4 उसमें हमने देखा है कि लार्जली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपके जो कि करंट अफेयर विद स्टैटिक्स से पूछा गया है। हमने कई बार डिस्कस भी किया है और जब डिस्कस करते हैं तो उसको जो कि हमेशा इस चीज़ को लेकर के रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज डिस्कस करूं कि क्या क्या टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले या लास्ट वीक में G20 की प्रेसिडेंटशिप के लिए जब इंडिया का पास था वहाँ पे विश्व के सभी जो कि टॉप 20 कंट्री इंडिया में विजिट किए थे। उसी में कनाडा भी इसका मेंबर है G20 का। तो जो कनाडा के जो हेड थे उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था, बट उस समय उनकी आने में और उसके बाद उनकी जो कि इस तरह से बोल सकते हो उनके स्वागत में इंडिया का उतना गर्मजोशी से नहीं देखने को मिला। जैसे ही वो यहाँ से रिटर्न होते हैं G20 की मीटिंग के बाद तरह तरह की न्यूज आती हैं कि इनका जो कि गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया गया, प्रधानमंत्री ने कुछ मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जब नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जैसे ही कुछ दिन बीतता है कनाडा और इंडिया के बीच में एक अलग तरीके का जो कि पॉलिटिकल मोड़ आ जाता है। हम उसको डिस्कस करेंगे वो क्या पॉलिटिकल मूवमेंट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया हुआ है कॉन्टेक्स्ट में लेकर के सिमुल्टेनियस इलेक्शन में। इसमें इस चीज़ को लेकर के बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा स्टेट असेंबली और पंचायती राज या फिर लोकल बॉडी की अगर इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कब कैसे क्या होगा। इसी के साथ एक और काफ़ी जो कि न्यूज में है वुमेन्स कोटा रिजर्वेशन बिल को लेकर के है। इसमें भी बात की जा रही है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026 के बाद जो कि इसको अप्लाई किया जाएगा, बट पहली बार अगर इनको इम्प्लीमेंट या फिर लागू किया जाएगा कि नहीं होगा तो ये 2029 के जब जनरल इलेक्शन हो पाएगा उसमें जो कि हम करेंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो अभी फॉर्मूला चल रहा है या अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है अपने क्रेडिट लेने की फिराक में है, हम इसका एक ओवरऑल जो है कि कमेंट्स बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अभी तक कितनी वुमेन्स जो कि पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में या फिर लोकल पंचायती में किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहा या फिर किस कम्युनिटी से वो लोग आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन कोटा अगर बिल पास हो भी जाए और उनमें से वही लोग आए जो मतलब ऑलरेडी उनके फैमिली के मेल मेंबर जो है कि ऑलरेडी एमपी हों, तो ये भी तो कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिलेगी ना। मान लीजिए कोई एमपी है, वो आता है और जैसे ही वो वुमेन रिजर्वेशन सीट होती है वो अपने ना खड़ा होकर के वुमेन्स अपनी वाइफ या अपनी बहू के लिए सीट के लिए नॉमिनेट कर दे कि नहीं भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसका तो कोई मतलब निकल करके नहीं आएगा कि नहीं हम वुमेन का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। ये तो वही ग्रुप से आ रही है ना जिनका वर्चस्व रिप्रेजेंटेशन पहले से भी है, तो वो एक अलग पॉलिटिकल टूल बन करके निकलेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे आया हुआ है कि क्या है इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन के ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपका ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर है और उसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट का प्लस जीएस पेपर 1 इसमें जो कि कवर आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका मैं अलग से भी एक लेक्चर बनाऊंगा इन डेप्थ में कि रियल में इन्वायरमेंटल एडुकेशन, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन, इन्वायरमेंटल जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको लेकर के डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके बाद अगर कुछ छोटे मोटे और भी आर्टिकल्स आए हुए हैं बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये 4-5 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो खालिस्तान को लेकर कनाडा इंडिया रिलेशन के इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे है। फिर रिवर कावेरी के बारे में है, जो रिवर कावेरी के बारे में वाटर डिस्प्यूट को लेकर के हम इस पर जब डिस्कस करेंगे तो इसमें हम बहुत ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे। इसमें इंडिया का जो मानसून सीजन जो होता है वो भी कवर अप होगा हमारे साथ। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें मतलब पूरा आपका स्टैटिक्स करंट अफेयर से रिलेट करके बताऊंगा, फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, बट इतना जरूर है कि मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा कि रियल में ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे, देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए ये जो है आप देख सकते हो ये जो कि खालिस्तान की एक लीडर है। इनकी खालिस्तान का लीडर मतलब ये है कि एक
मतलब ग्रुप्स ऑफ द सिख का ऐसा ग्रुप है जो कनाडा और भी वर्ल्ड के अदर प्लेस में जो कि है। उसका डिमांड ये है कि जो पाँच का पाकिस्तान और इंडिया है, इनकी पार्ट को मिला करके जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान बने हुए एक ऐसे ही जो कि खालिस्तान का निर्माण किया जाना चाहिए। उसमें पंजाब का जो पार्ट जो कि पाकिस्तान में गया है इसको इंक्लूड किया जाए। उसके बाद इंडिया में जो पाकिस्तान क्या बोलते हैं पंजाब का पार्ट है इसको इंक्लूड किया जाए। गौरतलब ये भी होना चाहिए हमारे दिमाग में कि जो जो हिमाचल प्रदेश है ये भी जो कि कहीं न कहीं एक समय पंजाब का ही पार्ट था। जब खालिस्तान की बात करते हैं तो पूरा आज का जो पंजाब है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उस पार्ट को इंक्लूड करके ये एक तरह से जो कि डिमांड करते हैं खालिस्तान। ये काफ़ी ही बोल सकते हो कि अग्रेसिव हैं और समय समय पे इनका हमेशा जो कि न्यूज़ में आता रहता है। हुआ क्या है, इनकी डेथ हुई है, डेथ मतलब इससे असैसिनेशन हुआ है उनका। और इसमें कनाडा की जो गवर्नमेंट है इसने कहा है इनकी डेथ के पीछे जो है कि इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करारा जवाब दिया, कहा कि इस तरह की एलिगेशन से हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। अब रीजन ये है कि ऐसा क्यों कहता है कनाडा की जो ये खालिस्तान के जो लीडर थे इनकी डेथ इंडिया ने कराया, और इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है कि नहीं हमने नहीं कराया है। ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात हो सकती थी कि नहीं जो हमारे इंडिया को डिवाइड करने की बात करते हैं उनकी डेथ हो गई, ये तो बढ़िया चीज़ है ना। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट कहे कि नहीं ये इनकी डेथ हो गई तो बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा क्यों ये जो कनाडा के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे ये ऐसा तुरंत जो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं कि इंडिया का है। अब देखिए क्या है इंडिया का, यहाँ पे पहली बात तो मैं खालिस्तान का लोकेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंडिया का आप देख सकते हो मैप, इंडिया की मैप में आपको देखने को मिलेगा ये जो पार्ट है आपका काफ़ी अच्छा खासा पार्ट है। ये आप बोल सकते हो ये खालिस्तान के रूप में देखते हैं, कुछ पार्ट पाकिस्तान का और ज़्यादा जो कि इंडिया का लेकर के ये खालिस्तान के रूप में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान तो ये इतना हो जाएगा और इंडिया तो आप समझिए राजस्थान के नीचे ही आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी हद तक। ये किसी भी हद तक जाकर के अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं मानने वाली है और हम सिटीजन्स तो कतई सुनने ही वाले नहीं, मानने की तो दूर की बात। ये खालिस्तान का लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखें इस मैप में तो इस मैप में आपको और क्लियरिटी दिखेगी। जो आज का पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ये लेकर के कुछ जो कि आपका हरियाणा का पार्ट भी लेकर के बोल सकते हैं, राजस्थान का, और ईस्टर्न जो कि पाकिस्तान का जो पार्ट है इसको लेकर के ये आपका खालिस्तान के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस यहाँ पे करूँ, इनका जो है इनकी जो कि डेथ हुई है, डेथ असैसिनेशन में हुआ। इन्होंने कहा है कनाडा के कि नहीं भारत ने इसको इनका मर्डर करवाया। आप देखिए ऐसा क्यों एलिगेशन लगाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है, कहा कि ये बिना इरिलेवेंट चीज़ें आप हमारे साथ मत करिए, ऐसी चीज़ें हम नहीं करते हैं। अब हम आते हैं आपके साथ जो इन लोगों के पीछे कॉमेंट से बचना क्या ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। कनाडा जो कंट्री है इसमें लार्जली लोग पंजाब से वहाँ पे जो कि सेटल्ड है। दूसरी चीज इंडियन गवर्नमेंट जो बीजेपी है, बीजेपी ये नहीं चाहती कि अगर हम कहें कि नहीं हमने करवाया है तो जो पंजाबी लोग हैं उनके अंदर एक ऐसा ना हो कि डिससेटिस्फेक्शन या असंतोष हमारे खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक एजेंडा बन करके निकले। बात समझ गए। 2024 में भी इलेक्शन होने वाला है, कहाँ पे, इंडिया में होने वाला है। और 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक पॉलिटिकल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे इंडियन कनाडियन लोग सेटल्ड हैं वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी खासा में जो कि वोट बैंक की तरह काम करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जिस लीडर का इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होता है उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो जीत जाते हैं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो लेकर के ये बात कही जा रही है इस सारी चीज़ों की पॉलिटिकल, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि रियल में ये एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। सच्चाई क्या है, सच्चाई अगर हम जानते भी हैं तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ स्टैंड नहीं आया कि कौन शामिल है। हालांकि इतना स्टैंड आया कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 25 में इलेक्शन होने वाला है। ये चाहते हैं कि इंडियन कनाडन जो है लोग उनका हम दिल जीते, उनकी सिंपैथी जीते।
लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि ये किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं थे, इनकी डेथ हुई, ये सही हुआ। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है यहाँ पे रिवर कावेरी को लेकर के है। इसमें काफ़ी दिनों से जो कि डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट क्या चल रहा है? डिस्प्यूट ये चल रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा रिक्वेस्ट कर रही है कि आप कर्नाटका से बोलिए कि जो कावेरी रिवर से जो कि वाटर डिस्चार्ज करे और हमें इरिगेशन के लिए जो ज़रूरत है उसका फुलफिल किया जा सके। देखिए, हमने कई बार डिस्कस किया है इनके जो कि वाटर बॉडी को लेकर के, बट उतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है, हमें ये जानना होता है कि रियल में क्यों ऐसा कर्नाटका करता है और ऐसा डिमांड क्यों जो कि तमिलनाडु करता है कि नहीं, आप हमें वाटर डिस्चार्ज करिए। इंडिया के क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करें, इंडिया का जो मानसून है, मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, उसका एक अलग जो है कि फीचर्स होता है। और जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, उनमें कुछ स्टेट जो कि साउथ वेस्ट जब मानसून एक्टिव होता है जून जुलाई में, तो उस समय वाटर रिसीव नहीं करते हैं। आइए हम देखेंगे इसमें ये इमेज के थ्रू कि रियल में क्या यहाँ पे सिनेरियो बनता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे ये देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून जो कि एंटर कर रहा है। एक आपका यहाँ पे अरेबियन सी है और दूसरा ए बे ऑफ बंगाल का रूट है। और इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे जो साउथ इंडिया है, ये इस तरह से जो कि हिल्स रेंज बनी हुई है, अन्नामलाई, ठीक है, नल्लागिरी, ठीक है, ये सारे जो कि यहाँ पे इस तरह से माउंटेन बने हुए। जब अरेबियन सी एंटर करती है इंडियन के केरला के कोस्ट में, तो यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। जो माउंटेनियर रीजन होता है इसे टकराती हैं और इस साइड का जो पार्ट पड़ता है ये सब यहाँ पे जो तमिलनाडु का, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। और इससे जो है कि यहाँ पे जब रेनफॉल होती है तो जो कावेरी रिवर है उसमें अच्छा खासा वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो इसे अगर बढ़ जाता है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये कावेरी वाटर का जो एक्स्ट्रा वाटर डिस्चार्ज करके छोड़ा जाता है, तो ये तमिलनाडु की काफ़ी बेनिफिट होता है इरिगेशन के लिए। एक चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो तमिलनाडु है ज़्यादा या फिर ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट पड़ जाता है, ये वाला पार्ट, ये कहीं ना कहीं पूरे साल जो है कि पेड़ी की ही कल्टीवेशन, धान की ही खेती करते हैं। तो उनको हमें पता है कि वाटर इंटेंसिव जो मतलब धान की खेती किया जाता है, इसमें जो कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बात समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे ये डिमांड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिमांड करते हैं क्योंकि इनके जो कि साउथ वेस्ट मानसून से जो कि पानी नहीं मिल पाता है और जो कि इसमें हो जाता है। अब आते हैं दूसरा सेक्टर, दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से मानसून वाला सेशन है, लेकिन जब यहाँ पे एक सेकंड में इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे इरेज करके फिर आपके साथ मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जाता है, ये आपका यहाँ पे मैं अब इसको फिर से मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, बीच में ला दिया, ठीक है। अब क्या है, जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। एक आपका यहाँ निकलता है अरेबियन सी चला जाता है, दूसरा जो निकलता है आप बे ऑफ बंगाल चला जाता है। ये हिमालय रेंज होने की वजह से तमिलनाडु में एक जो कि रैन शैडो एरिया पड़ जाते हैं। रैन शैडो एरिया का मतलब है कि उसके बगल से जो है कि बारिश निकल जाना और वहाँ पे पानी ना पड़ना, वर्षा का ना होना। जब यहाँ पे निकल जाता है तो ये जो अरबियन सी का जो ब्रांच होती है, एक कर्नाटका केरला में जो कि अच्छी खासी रेनफॉल करवाती है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे आप देखें तो जो ये एरिया पड़ जाती है केरला कर्नाटका का इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे जा करके अच्छी खासी जो कि वाटर डिस्चार्ज करता है और जो कावेरी रिवर है इसमें वाटर चल जाता है। अगर ये ज़्यादा वाटर तो अगर डिस्चार्ज करते हैं तो जो कि तमिलनाडु के एरिया में जो कि वाटर इरिगेशन के लिए फुलफिल हो सकता है। बट लेकिन ऐसा देखने को सिनेरियो नहीं बनता साउथ वेस्ट मानसून से। दूसरी तरफ जब तमिलनाडु में कब बारिश होती है, जब ये मानसून आपका सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर में रिटर्न होता है। जब ये रिटर्न होकर के यहाँ से फिर इस तरफ रिटर्न होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से फिर पानी लेकर के, तो इस समय जो कि यहाँ पे ये रेनफॉल होती है, कहाँ पे, तमिलनाडु कोरोमंडल पे, ईस्टर्न घाट पे। ये जनरली आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक के लेकर के रेनफॉल करवाता है। ये चीज़ पता होगी। जनरली तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो रेनफॉल होती है कोरोमंडल में, ये जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न मानसून या रिट्रीटिंग जो मानसून है उसके हिसाब से जो कि ये होता है।
बात समझ गए। तो ये हमारे लिए बेनिफिट था कि हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अब डिस्प्यूट क्या है, जब रेनफॉल हो रही प्रॉपर तरीके से सबको मिल रहा है तो ऐसा क्यों है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। इस साल ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो साउथ वेस्ट जो मानसून है ये कहीं ना कहीं इस साल जो कि कमजोर देखने को मिला, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं। क्यों? इसके पीछे इल इल नीनो इल नीना जो है कि इम्पैक्ट देखने को मिला। इल नीना क्या है? एक ओशन वाटर जो होती है उसके टेम्परेचर में डाइवर्जन देखने को मिलता है, और इस वजह से जब इल नीनो होता है तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रेनफॉल कम होती है और ड्रॉट देखने को मिलता है। और इस साल जो देखने को मिला है ड्रॉट, तो मतलब रेनफॉल ऑलरेडी कम हुई है और कावेरी रिवर में पानी आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो ये कैसे छोड़ देगा आगे। तो ये एक चीज बता रहे हैं कि वाटर डिफिशियंसी तो पहले से ही है रिवर कावेरी में। तो कर्नाटका कहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो कि डिस्चार्ज करके भेजेगा, जो कि तमिलनाडु के। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए तमिलनाडु को क्यों? जो कि जब ये रिट्रीटिंग मानसून आएगा जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से, तब ये जो कि हो सकता है कि फुलफिल कर लिया जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये मानसून देखेंगे, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आ रहा है, ये यहाँ से रिटर्निंग आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है कि आप जब इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से नॉलेज होगा। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो इसमें तो कुछ नहीं है। और अब हम आते हैं यहाँ पे बात करेंगे लेकर के आपके साथ जो पीडीएफ में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ में डिस्कस अगर मैं कहूँ कि हमें क्या क्या करना है, तो सीरियस सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कनाडा और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है इस चीज को लेकर के, जिनका जो खालिस्तानी जो कि लीडर्स हैं उनका जो कि कनाडा जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि टूरडोन्स, उनको ने किलिंग कैपिटल हरदीप सिंह निज्जार, क्या नाम है? हरदीप सिंह निज्जार इन जून में। तो इस चीज को लेकर के बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के हमने डिस्कस किया कि रियल में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है क्या, और ये क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर इसके बाद सिमुल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है। सिमुल्टेनियस इलेक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है। सिमुल्टेनियस इलेक्शन का कुछ नहीं है, बस इतना समझिए कि इलेक्शन किसका? लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल इलेक्शन में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी, ये दोनों है। इनका एक साथ कलेक्टिव जो कि इलेक्शन करवाया जाए। तो अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसको करते हैं रियल में, तो सबसे पहले आपको देखिए आर्टिकल 368 को आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अमेंडमेंट ये 368 आर्टिकल में बोला गया है, तीन तरह के बोला गया है। एक तो आपका सिंपल है, एक स्पेशल है, और एक स्पेशल प्लस 1/2 स्टेट का सहमति लेकर के। स्पेशल प्लस 1/2 मतलब आधे स्टेट का सहमति लेके, मतलब क्या है? जो फेडरल जो संघीय व्यवस्था वाली सिस्टम है उसमें जो है कि आपका राज्य की सहमति होना जरूरी है। और जो इलेक्शन करवाया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि रियल में आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। जैसे मान लिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना आर्टिकल 54 और 55 के अंतर्गत, ये जो कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट की जो होती है उसको बढ़ाना घटाना, ये भी जो है कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर में आता है अंडर आर्टिकल 73 वर 162। दूसरी बात, इसका यूनियन जुडिशरी और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जब करेंगे तो 1/2 स्टेट की जो की जरूरत पड़ती है। ये आर्टिकल 124 से लेकर के 147 और हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में 214 से लेकर के 231 तक आता है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द यूनियन और स्टेट के बीच में अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 245 से लेकर के आपका आ जाएगा 55 तक के आ जाएगा। ये चीजें बात कर रहे हैं। इसके बाद ये भी बात हो रही है यहाँ पे कि जो ये
और भी जो चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखिए जो आर्टिकल 1 आर्टिकल 4 में बात की जाती है, आर्टिकल 169 में अबोलिश क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है और इसमें बात की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डिबेट क्या है? डिबेट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान असेंबली बैठी हुई थी, जब कानून बन रहा था, उस समय अंबेडकर बड़े पुरजोर इस तरह का सपोर्ट किए कि नहीं, इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें स्टेट की जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ा ही जरूरी होता है। उसके लेकर के इसमें और ये कहा जा रहा है कि क्या क्या ये ऐसा सिस्टम है अभी तक कि जो इस तरह का अमेंडमेंट किया हो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जी किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा, कि अगर आप कुछ वायलेशन करते हैं तो जब 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 85 में, जो मेंशन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 की बात करता है, उसमें जो कि अब किया गया था। इसके बाद जो दूसरा स्टेप लिया गया अभी हाल ही में लिया गया 2021 में, इसमें जो 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जोड़ी गई थी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक है ये कहीं ना कहीं लेकर के किससे रिलेटेड है? स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि रिसाइड, क्या जो स्टेट है अपनी सहमति को वापस ले ले या फिर से जब सहमति निकल जाए तो हो जो कि उसको वापस कर दे, इस चीज़ को लेकर के है। तो ऐसा नहीं है, अगर जो देना है उसी समय देगा। जैसे मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, बिल लोकसभा एंड राज्यसभा में पास हो जाती है, ठीक है, पास हो जाती है, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट को भेजने और उनके असेंट से पहले कम से कम 1/2 स्टेट की सहमति लेना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए। इसके बाद लॉ कमीशन, जो अभी हाल ही में लॉ कमीशन किया गया था, उसके जो चेयरमैन थे बी एस चौहान थे। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो सिमुल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग ला रहे हैं इतना आसान नहीं, इसको लाना तो इससे पहले आपको कई चीजें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट करना पड़ेगा, प्रोसीजर रूल ऑफ द प्रोसीजर लोकसभा का और असेंबली का भी जो कि आपको अलग करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें और आगे आपको, तो ये तो था कि जो कि हम सिमुल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात की। इसके बाद यहाँ पे आइए देखिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए आप इन्वायरमेंट के साथ एक मानवता के साथ व्यवहार करिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ ऐसा मत करिए कि मिसबिहेव करिए कि वो उसको भी एक समय के बाद जो कि लगे कि नहीं भाई ये सही चीज नहीं है। ये जो आर्टिकल आया हुआ इतना अच्छा है, ये आपका जियोग्राफी, एक सेकेंड, अगर आपका जियोग्राफी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शनल पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा जब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद और भी देखते हैं कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स बिल के लिए देखिए बहुत लोग अपने कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए सभी लोग कहीं। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो ये लोग हैं ये किस बैकग्राउंड से हैं। यहाँ पे वुमेन्स की बात नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस की बात अब पढ़ रहा हूँ मैं। अब ऐसा ना जेंडर स्टेटस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहा हूँ। हम अभी कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी हो, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के साथ ये भी देखना चाहिए कि जो आप इकोनॉमिक स्टेटस से ऐसा ना कि लोग आए। अभी तक आप देखेंगे ये लोग जो हैं काफी इलिट फैमिली से बिलोंग करती हैं, बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन लार्जली जो वुमेन्स हैं आज भी पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं ऐसे फैमिली से आती हैं कि वो काफी एम्पावर हैं, काफी पावरफुल हैं। और जरूरत अगर है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ना, तो ये आप ग्रुप्स उनकी कास्ट के हिसाब से रिजर्व कर दिया। ऐसा नहीं कि सभी करिए, आप पता चले कि ओबीसी SC ST जनरल के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन 1/3 कर दे रहे हैं। बिल्कुल करिए, इसमें कोई शक या डाउट्स नहीं, बट इतना ये भी ध्यान रखिए ऐसा ना हो कि आप जेंडर इक्वलिटी के चक्कर में इकोनॉमिक जो कि इनइक्वलिटी ला करके रख दे। जैसे मान लीजिए कि कोई है, ये स्मृति ईरानी है। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले अभी आप ला रहे हो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है, मेल है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, पता चले जैसे ही वुमेन रिजर्वेशन बिल आती है, ये जो कि अपनी वाइफ को जो कि इलेक्शन के लिए जो कि खड़ा कर दे, तो अब इसमें क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी मित्रों कि भाई रियल में हम क्या चाहते थे, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन या फिर वुमेन्स डिफरेंट सेक्शन से आए लेजिस्लेचर में अपने आप को रिप्रेजेंट करें और जो कि उस चीज को सॉल्व करें जो डिस्पैरिटी के रूप में है।
इस चीज़ों को लेकर के है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखिए चंद्र आदित्य 1 आदित्य L1 जो था हमने लॉन्च किया था, वो जो कि लगभग अब अपने अराउंड जाने वाला है, क्योंकि इसको अच्छा खासा समय लेगा। इसके सक्सेस को लेकर के बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा ब्लड प्रेशर का आपके साथ आपके हेल्थ पे किस तरह की जो कि इम्पेक्ट पड़ेगी। 5 में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से जो कि सफर कर रहे हैं। हाइपर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कुल मिलाकर के होगा कि आप अनहेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे और बात करते हैं इस पे यहाँ पे लेकर के, एक सेकेंड, यहाँ पे IR को लेकर के है मैपिंग की क्लास है। अजरबैजान अर्मेनिया, अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में एक प्लेस है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जिसको नागोरो, एक सेकेंड, नागोर्नो एंड काराबाख रीजन है। किसके किसके बीच में है? आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। मैपिंग में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैपिंग की क्लास में। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई थिंक कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। अगर कोई इस तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। अगर हो सकता है कि बाय मिस्टेक मैं कुछ ऐसा मिस इंटरप्रिटेट कर दिया हूं कि जो कि फैक्चुअल ना हो, ठीक है, इस सारी चीज़ों को लेकर के आप हमसे जो कि कंटेंट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको हम जरूर जो कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। सो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।